हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए साइंस सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स पीवाईक्यू। नेक्स्ट 51 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्न में से किसे गलती से लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता बताई गई है, यानी कि इनमें से कौन सी लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है वो आपको चयन करना है। जो लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है उसको आपको चयन करना है। वाक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, संपत्ति की समानता। इनमें से कौन सी लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है वो आपको चयन करनी है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संपत्ति की समानता ये लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं मानी जाती। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जबकि वाक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता ये लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताएं हैं, जबकि संपत्ति की समानता ये लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला सवाल 52 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, उस प्रकार का शासन जिसमें देश का शासकीय अधिकार कानून के अधिगत किसी एक श्रेणी के हाथ में न हो बल्कि समाज के सदस्यों के हाथों में हो, किस प्रकार का शासन वे बता रहे हैं। यानी कि लॉर्ड ब्राइस इस परिभाषा के माध्यम से किस प्रकार के शासन को रेखांकित कर रहे हैं कि उस प्रकार का शासन जिसमें देश का शासकीय अधिकार कानून के अधिगत किसी एक श्रेणी के हाथ में न होकर बल्कि समाज के सदस्यों के हाथों में हो, तो यह किस प्रकार का शासन होगा। लोकतंत्र, संविधानात्मक शासन, संघीय शासन, एकीक शासन, एकाधिकारवादी शासन। तो ऑप्शन ए राइट होगा। लॉर्ड ब्राइस है जो लोकतंत्र के बारे में बात करें, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में बात करें, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 53 नंबर। किसने कहा कि लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है जिससे शासन को चुना जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है, या कुछ और तरह से कानून और राजनीतिक फैसले बनाए जाते हैं। यह परिभाषा कौन सा विद्वान देता है या किसने कहा है। लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है जिससे शासन को चुना जाता है और उससे अधिकार दिया जाता है, या कुछ और तरह से कानून और राजनीतिक फैसले बनाए जाते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीबी मैकफर्सन ने कहा है। सीबी मैकफर्सन स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की धारणा देते हैं। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की धारणा सीबी मैकफर्सन की है और इन्होंने ये कथन कहा है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 54 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का प्रजापीड़न इस धारणा का किसने समर्थन किया। लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का प्रजापीड़न इस धारणा का किसने समर्थन किया। ग्रीन, जेएस मिल, थॉमस पेन, डी टॉकविले। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का प्रजापीड़न है इस धारणा का समर्थन किया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इंग्लिश का वर्जन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनेमी ऑफ मेजोरिटी डेमोक्रेसी इज एडवोकेटेड बाई, ये शब्दावली इसके लिए प्रयोग में आई है। ऑप्शन बी आपका राइट है, जॉन स्टुअर्ट मिल।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 55 नंबर। लोकतंत्र और तानाशाही का भेद इस तथ्य से देते हैं, यानी लोकतंत्र और तानाशाही का अंतर इस तथ्य से देते हैं, यानी इनमें से कौन सा तथ्य है जो लोकतंत्र और तानाशाही में भेद करता है? ऑप्शन ए, वह लोगों की भौतिक अच्छाई की ओर लक्ष्य रखता है, लोकतंत्र भी रखता है और तानाशाही भी रखती है। ऑप्शन बी, वह सामाजिक न्याय दिलाता है, लोकतंत्र भी दिलाता है और तानाशाही भी दिलाती है। वह नागरिक और राजनीतिक अधिकार की गारंटी देते हैं, दोनों ही देते हैं। वह लोगों की इच्छाओं पर काम करता है, तानाशाही सरकार लोगों की इच्छाओं पर काम नहीं करती है, केवल लोकतंत्र ही करता है। तो ऑप्शन डी है जो इन दोनों में अंतर करता है कि लोकतंत्र लोगों की इच्छाओं पर काम करता है जबकि तानाशाही लोगों की इच्छाओं पर काम नहीं करती है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। वह लोगों की भौतिक इच्छाई की ओर लक्ष्य रखता है, तो तानाशाही सरकार भी रखती है, लोकतांत्रिक सरकार भी रखती है। वह सामाजिक न्याय दिलाता है, तो लोकतांत्रिक सरकार भी बात करती है और तानाशाही सरकार भी ये बात करती है। वह नागरिक और राजनीतिक अधिकार की गारंटी देते हैं, दोनों ही देते हैं। लेकिन ऑप्शन डी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। वह लोगों की इच्छाओं पर काम करता है, लोकतंत्र लोगों की इच्छाओं पर काम करता है, न कि तानाशाही सरकार। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 56 नंबर। निर्वाचक गण हैं, मतदाताओं की संस्था, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, संसद के नामजद सदस्य, चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। क्या होगा 56 नंबर सवाल का राइट उत्तर? कि निर्वाचक गण हैं। इंग्लिश वर्जन क्या कहता है उसे देखिएगा। इलेक्टोरेट मीन्स, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, द बॉडी ऑफ वोटर्स। यानी कि निर्वाचक गण हैं मतदाताओं की संस्था। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। यहां पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन शब्दों का थोड़ा बहुत हेरफेर है, फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है 57 नंबर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है। 57 नंबर सवाल का राइट उत्तर क्या होगा? सारे यूनिवर्सिटी स्नातकों को दिया गया मतदान का अधिकार, सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार, सभी आदमियों को मतदान का अधिकार, कर देने वाले नागरिकों को मत का अधिकार। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है तो ऑप्शन बी राइट होगा, सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क नागरिकों का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार। और भारत में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल 58 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का एक दोष है, क्या है? वह आम आदमी
को शासन के निर्णयों में शामिल होने का मौका देता है, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, वह समानता के सिद्धांत पर जोर देता है, वह अज्ञानियों से शासन कराने की ओर ले जाता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का एक दोष है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का एक दोष है, क्या है वह? ऑप्शन डी राइट होगा, वह अज्ञानियों से शासन कराने की ओर ले जाता है, यह उसका एक दोष माना जाता है, यह उसके गुण है। वह आम आदमी को शासन के निर्णयों में शामिल होने का मौका देती है, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और वह समानता के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन डी है जो इसका एक दोष माना जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। 59 नंबर सवाल है, वुमेन सफरेज का मतलब है। वुमेन सफरेज का क्या मतलब है? सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार, सभी बालिग विवाहित औरतों को मतदान का अधिकार, सभी स्नातक औरतों को मतदान का अधिकार, उन औरतों को मतदान का अधिकार जिन्होंने राजनीतिक कठिनाइयां झेली है। वुमेन सफरेज का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार। और भारत में बालिग का मतलब है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी महिलाएं। वुमेन सफरेज का मतलब है सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 60 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को निपटने के लिए 2 संसदें होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा? बहुत ही अच्छा सवाल है कि आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को निपटने के लिए 2 संसद होनी चाहिए। हेनरी वेब, जीडीएस कॉल, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। हेनरी वेब ने कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए 2 संसदें होनी चाहिए, आर्थिक मामलों के लिए अलग और राजनीतिक मामलों के लिए अलग। 2 प्रकार की पार्लियामेंट की बात करते हैं हेनरी वेब। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल है, संयुक्त निर्वाचक गण वह पत्ती है जिसमें संयुक्त निर्वाचक गण वह पत्ती है जिसमें ऑप्शन ए विन लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जाती है, किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती है। ऑप्शन सी है केंद्र के लिए एक साथ चुनाव रखे जाते हैं, विभिन्न समाजों के लिए उनकी संख्या के अनुसार सीटें दी जाती है। संयुक्त निर्वाचक गण क्या है? संयुक्त निर्वाचक गण वह पत्ती है जिसमें ऑप्शन बी राइट होगा, किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा, संयुक्त निर्वाचक गण वह पद्धति है जिसमें किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 62 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। नेक्स्ट सवाल 62 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। बहुसदस्यीय क्षेत्र यह एक सदस्यीय क्षेत्र से बेहतर है क्योंकि बहुसदस्यीय क्षेत्र यह एक सदस्यीय क्षेत्र से बेहतर है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए बी सी और डी। वह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी देता है, वह कई राजनीतिक दलों के विकास को बढ़ावा देता है, किसी भी गरीब आदमी को चुनाव लड़ने में आसानी होती है, वह अधिक स्तर मंत्रालय की निश्चिति देता है, वह अधिक स्तर मंत्रालय को निश्चित करता है। तो इस सवाल का क्या होगा राइट उत्तर कि बहुसदस्यीय क्षेत्र यानी एक क्षेत्र से बहुत सारे सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, यह एक सदस्यीय क्षेत्र से बेहतर क्यों है? क्योंकि वह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी देता है। बहुसदस्यीय क्षेत्र वह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी देता है, इसलिए वह एक सदस्यीय क्षेत्र से बेहतर है। ऑप्शन आपका ही राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 63 नंबर।
अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, नाबालिग को प्रतिनिधित्व देना जिससे नाबालिगों के हितों का रक्षण किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, क्या ये है? ऑप्शन बी, देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, संपत्ति वाले लोगों को जो कुल समाज में अल्पसंख्यक होते हैं उनको प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना ही अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व है। देश में स्थित विभिन्न संप्रदाय के अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन बी सबसे प्रबल उत्तर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 64 नंबर। एकक हस्तांतरणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता केवल 2% केवल 2% दिखा सकता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, केवल 1% सूचित कर सकता है। ऑप्शन सी, जितनी सीटें भरी जानी हैं उससे एक कम परसेंट सूचित कर सकता है। जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी परसेंट सूचित कर सकता है। क्या होगा 64 नंबर सवाल का राइट उत्तर? कि एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता केवल 2% दिखा सकता है, केवल 1% सूचित कर सकता है। जितनी सीटें भरी जानी हैं उससे एक कम परसेंट सूचित कर सकता है। जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी परसेंट सूचित कर सकता है। इसका सबसे राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी परसेंट सूचित कर सकता है। जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं उतनी परसेंट सूचित कर सकता है, क्रम के अनुसार, वरीयता के अनुसार। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 65 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सूची पद्धति में होते हैं लिस्ट मेथड, सूची पद्धति में होते हैं एक सदस्यीय क्षेत्र, दो सदस्यीय क्षेत्र, बहुसदस्यीय क्षेत्र, ऊपरी कोई नहीं। तो सूची पद्धति है उसमें बहुसदस्यीय क्षेत्र होता है, बहुसदस्यीय क्षेत्र होता है जो कि लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी देता है। सूची पद्धति, लिस्ट सिस्टम। अगला सवाल 66 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। संचयी वोट योजना में मतदाता जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है, जिसमें मतदाता को क्या करना होता है? संचयी वोटिंग योजना या संचयी वोटिंग सिस्टम में मतदाता जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है, जिसमें मतदाता को ऑप्शन ए, सभी मत किसी एक उम्मीदवार को देने होते हैं। ऑप्शन बी, किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में सभी मत देने नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, सभी उम्मीदवारों के बीच अपने मत विभाजित करने होते हैं। ऑप्शन डी, अपनी पसंद के अनुसार अपने सारे मत एक उम्मीदवार को या उन्हें दो या दो से अधिक उम्मीदवारों में बांटना। संचयी वोटिंग योजना, संचयी वोटिंग सिस्टम जिसमें मतदाता जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है, जिसमें मतदाता को क्या करना होता है? तो ऑप्शन डी राइट होगा। इस प्रकार के सिस्टम में यानी संचयी वोटिंग योजना में मतदाता जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है, जिसमें मतदाता को अपनी पसंद के अनुसार अपने सारे मत या तो वह अपने एक उम्मीदवार को दे सकता है या उन्हें दो या दो से अधिक उम्मीदवारों में बांट सकता है। यह है संचयी वोटिंग सिस्टम जिसमें मतदाता
जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है, उनमें वह सारे मत एक उम्मीदवार को भी दे सकता है या दो से अधिक उम्मीदवारों में उन्हें बांट भी सकता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 67 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? ऑप्शन ए विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधित्व, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व, व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व। 67 नंबर सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर होगा। और भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सबसे पहले 1909 का जो एक्ट आया है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया 1909 का, जिसमें मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। संप्रदाय के आधार पर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दिया गया था मार्ले मिंटो एक्ट के तहत 1909 का। और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट में उसे और विस्तार कर दिया गया था, उसका विस्तार बड़े पैमाने पर कर दिया गया था। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था मुस्लिम संप्रदाय को, और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत उसका विस्तार और कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल 68 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका अस्तित्व मानकर चलता है, क्या मानकर चलता है? यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अस्तित्व क्या मानकर चलता है? क्या संयुक्त निर्वाचक गण को मानता है, अलग निर्वाचक गण को मानता है, सीटों का आरक्षण है, संयुक्त और अलग निर्वाचक गण दोनों को रहना? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका अस्तित्व मानकर चलता है। तो यह मानकर चलता है अलग निर्वाचक गण, पृथक निर्वाचक गण। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अलग निर्वाचक गण। 69 नंबर सवाल, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व कार्य के आधार पर, पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पहले तो हमने देखा संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अब ये कह रहा है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए शासन अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधियों का कार्य अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, प्रतिनिधि अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कर सकता है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि पेशे के आधार पर, विभिन्न व्यवसायों या पेशे के आधार पर मत देने का अधिकार, यानी प्रतिनिधित्व का अधिकार, या विशिष्ट आर्थिक हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पेशों के आधार पर या विशिष्ट आर्थिक हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और इसकी बात करते हैं जीडीएस कॉल, जीडीएस कॉल है जो, इसकी बात करते हैं। और यह मुख्य रूप से अधिनायकवादी देशों में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला सवाल है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के बलशाली समर्थकों में से एक था, यानी कि इस कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की समर्थक कौन है? इनमें से रूसो, मिरोवी, मार्क्स, एंजल्स। तो इनमें है एंजल्स, ऑप्शन आपका डी राइट होगा। और एंजल्स के अलावा जीडीएस कॉल
ये कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के समर्थक है। अगला सवाल 71 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट कौन सा है? निम्न में से चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट लक्षण कौन सा है? वह बहुपत्ती का निष्कासन है, वह बहुपक्ष पद्धति का निष्कासन है। ऑप्शन बी है वह नागरिकों को अपने अधिकार बनाए रखने में मदद करता है, शासन में शांतिपूर्ण बदलाव लाता है, लोकतंत्र के कार्य में आने वाली बाधाएं हटाता है। चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सवाल है चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह शासन में शांतिपूर्ण बदलाव लाता है। चुनाव के माध्यम से हम शासन में शांतिपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीकों से बदलाव ला सकते हैं चुनाव के माध्यम से। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है 72 नंबर। किसने कहा कि लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज हो सकती है? लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज हो सकती है, किसने कहा? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, थॉमस जेफरसन, सर हेनरी मैन। तो ऑप्शन डी राइट होगा। यह सर हेनरी मैन का कथन है कि लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज हो सकती है। सर हेनरी मैन का यह कथन है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 73 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये आईपीसी का मतलब क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईपीसी, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन सी राइट होगा। इंडियन पेनल कोड है जो आईपीसी की फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी राइट होगा। इंडियन पेनल कोड आईपीसी। अगला सवाल 74 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस प्रकार के लोगों को मतदान का अधिकार सामान्यतः नहीं दिया जाता है? निम्न में से किस प्रकार के लोगों को मतदान का अधिकार सामान्यतः नहीं दिया जाता है? बूढ़े लोगों को, गरीब लोगों को, अशिक्षित लोगों को, अन्य देशी लोगों को। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, सामान्यतः अन्य देश के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता, विदेशी लोगों को, जो नागरिक नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस देश में नागरिकों को अपने 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऊपर सभी। निम्न में से किस देश में नागरिकों को अपने 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि रूस में भी, अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी। यहां पर 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से देश ने सबसे पहले 18 साल की उम्र वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार मुहैया कराया था? निम्न में से कौन से देश ने सबसे पहले 18 साल की उम्र वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार मुहैया करवाया था? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, भारत। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत ने। ऑप्शन डी राइट होगा।
अगला सवाल 77 नंबर है। निम्न में से कौन केवल शिक्षितों को मतदान का अधिकार देने के पक्ष में था? यानी कि शिक्षित लोगों को मतदान के अधिकार देने के पक्ष में था। जवाहरलाल नेहरू, बेंथम, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉन स्टुअर्ट मिल। यह केवल शिक्षितों को मतदान के अधिकार देने के पक्ष में था। यह कहता है कि शिक्षित लोग एक से अधिक मतदान का अधिकार रख सकते हैं, यानी कि शिक्षित लोगों को एक से अधिक मत देने के पक्ष में था और ये खुले मतदान का समर्थन करता है। जबकि जेरेमी बेंथम गुप्त मतदान का समर्थक था और ये खुले मतदान का समर्थन करता है जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला 78 नंबर सवाल, राजनीतिक दल होते हैं ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए आवश्यक, लोकतंत्र के लिए अनावश्यक, सर्वसत्तात्मक शासन के लिए आवश्यक, लोकतंत्र के लिए या सर्वसत्तात्मक शासन दोनों के लिए अनावश्यक। तो राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा आपका। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल 79 नंबर, भारतीय संविधान को रिक्त स्थान संविधान सभा की स्थापना द्वारा अधिनियमित किया गया था। क्या होगा 79 नंबर सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन सी राइट होगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा की स्थापना द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा की स्थापना द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। और कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार 389 संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल 80 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। उदार पक्ष इसमें विश्वास रखता है। 80 नंबर सवाल है। उदार पक्ष इसमें विश्वास रखता है, ऑप्शन ए वर्तमान संस्थाओं को बनाए रखना, वर्तमान संस्थाओं को नए और अतिवादी संस्थाओं में से बदलना, विद्यमान संस्थाओं में बदलाव लाना, पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना। उदार पक्ष इसमें विश्वास रखता है कि विद्यमान संस्थाओं में बदलाव लाना। वर्तमान संस्थाओं को बनाए रखना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान संस्थाओं को नए और अतिवादी संस्थाओं से बदलना, ये भी नहीं। पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना, ये भी नहीं। यानी विद्यमान जो संस्थाएं हैं उनमें बदलाव लाना उदार पक्ष इसमें विश्वास रखता है। लिबरल, ऑप्शन सी राइट होगा। विद्यमान संस्थाओं में बदलाव लाना उदार पक्ष इसमें विश्वास रखता है। अगला सवाल है अतिवादी, रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी किस में विश्वास रखती है? यानी कि उदारवादी पार्टी और रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी किस में विश्वास रखती है? 81 नंबर सवाल कहता है कि रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी किस में विश्वास रखती है? पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना, बिल्कुल नहीं। वर्तमान संस्थाओं को परिवर्तन के साथ बनाए रखना, यह भी नहीं। वर्तमान संस्थाओं को खारिज कर उन्हें नई संस्थाओं से प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन सी राइट होगा। 81 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। अतिवादी राजनीतिक दल इसमें विश्वास करता है कि वर्तमान संस्थाओं को खारिज कर उन्हें
नई संस्थाओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अगला सवाल, राजनीतिक दल गरीबों की मदद करता है जब तक वह राजनीतिक दल गरीबों की मदद करता है जब तक वह उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराता है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराता है, उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराता है, उन्हें चुनाव लड़ने में सहायता करता है। यानी कि राजनीतिक दल गरीबों की मदद करता है जब तक वह उन्हें चुनाव लड़ने में सहायता करते हैं, तब तक राजनीतिक दल गरीब लोगों की मदद करता है। राजनीतिक दल गरीब लोगों की मदद करता है जब तक वह उन्हें चुनाव लड़ने में सहायता करता है, तब तक। नेक्स्ट 83 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीतिक दल संविधानात्मक शासन की सही कार्यवाही में इस प्रकार योगदान देते हैं। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे कि राजनीतिक दल संविधानात्मक सरकार शासन की सही कार्यवाही में किस प्रकार योगदान देते हैं। ऑप्शन ए, गरीब उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में आर्थिक सहायता देकर। ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल को बहुमत देकर समर्थन देना। ऑप्शन सी, देश में शांति बनाए रखना। और ऑप्शन डी है, देश के सामने की समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना। राजनीतिक दल संविधानात्मक शासन की सही कार्यवाही में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो राजनीतिक दलों का जो काम है वो है देश के सामने की समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। सबसे प्रबल आंसर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 84 नंबर। राजनीतिक दल इस प्रकार अलोकतांत्रिक होते हैं, यानी राजनीतिक दल किस प्रकार अलोकतांत्रिक होते हैं। वे चुनाव लड़कर अधिकार पाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी है, वे शासन की नीतियों की आलोचना करते हैं। वे अधिकार में आते ही अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं। वे अपने सदस्यों को अपने विचार स्वतंत्रता से लोगों के सामने रखने की अनुमति नहीं देते। राजनीतिक दल किस प्रकार अलोकतांत्रिक होते हैं, उनमें से वो आपको कारण चयन करना जिसके कारण राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो अलोकतांत्रिक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। वे अपने सदस्यों को अपने विचार स्वतंत्रता से लोगों के सामने रखने की अनुमति नहीं देते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अपने सदस्यों को अपने विचार स्वतंत्रता लोगों के सामने रखने की अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ये तो लोकतांत्रिक, वे चुनाव लड़कर अधिकार पाने की कोशिश करते हैं, लोकतांत्रिक तरीका। वे शासन की नीतियों की आलोचना करते हैं, लोकतांत्रिक तरीका है। वे अधिकार माते अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं, लेकिन वे अपने सदस्यों को अपने विचार स्वतंत्रता से लोगों के सामने रखने की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल अलोकतांत्रिक होते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल, ब्रिटेन के दो मुख्य राजनीतिक दलों के नाम क्या है। ब्रिटेन के दो मुख्य राजनीतिक दलों के नाम क्या है। 85 नंबर सवाल है। लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर और लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट पार्टी, कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर। ब्रिटेन के दो मुख्य राजनीतिक दलों के नाम है। ऑप्शन ए राइट होगा, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी। ऑप्शन ए राइट होगा। और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, दो ही दल है मुख्य रूप से, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल है, अमेरिका के मुख्य राजनीतिक दल है, अमेरिका के मुख्य राजनीतिक दल है इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट, रिपब्लिकन और कम्युनिस्ट। अमेरिका के मुख्य राजनीतिक दल है
तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ये दो मुख्य दल अमेरिका में, द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है अमेरिका में, जबकि भारत और फ्रांस में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। भारत और फ्रांस में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। अगला सवाल 87 नंबर, दो दल पद्धति इसलिए बेहतर है, क्यों? यानी द्विदलीय प्रणाली क्यों बेहतर है, दो दल पद्धति क्यों बेहतर है? ऑप्शन ए, वह कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है इसलिए, वह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदार आलोचना करने का मौका देती है, वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है, वह मिलीजुली सरकार बनाने में अग्रता प्रदान करती है। क्या होगा इस 87 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है, वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है, इसलिए दो दलीय पद्धति बेहतर है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल, बहुदलीय पद्धति का मतलब है, 88 नंबर सवाल है, बहुदलीय पद्धति का मतलब है। ऑप्शन ए, देश के सभी राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाना। ऑप्शन बी, देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों में से जिस एक दल को अत्यधिक संख्या में सीटें मिलती हैं उसके द्वारा सरकार बनाना। ऑप्शन सी, देश में दो से अधिक राजनीतिक दल हैं जो अधिकार हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं, एक प्रबल दल बाकी राजनीतिक दलों को अपनी शरण में रखता है। बहुदलीय पद्धति से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ क्या है? क्या होगा 88 नंबर सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन सी राइट होगा, देश में दो से अधिक राजनीतिक दल हैं जो अधिकार हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं, यह बहुदलीय पद्धति का मतलब है। देश में दो से अधिक राजनीतिक दल हैं जो अधिकार हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं, बहुदलीय पद्धति है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 89 नंबर, बहुदलीय पद्धति यहां देखी जा सकती है, यानी किन देशों में बहुदलीय पद्धति देखी जा सकती है? किन देशों में बहुदलीय पद्धति को देखा जा सकता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रांस में बहुदलीय पद्धति है, यहाँ पर बहुत सारे दल है, फ्रांस में 4 दल है, और भारत में भी बहुदलीय पद्धति पाई जाती है। भारत में अनेक दल है और 8 दलों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है भारत में 8 दलों को, और भारत में बहुदलीय पद्धति, जबकि चाइना में एक दलीय पद्धति है, केवल एक ही दल है वहाँ पर मुख्य रूप से, तो एक दलीय पद्धति चाइना में है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में दो पार्टियां हैं। ब्रिटेन में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 90 नंबर, बहुदल पद्धति का प्रमुख दोष क्या है? बहुदलीय पद्धति का प्रमुख दोष क्या है वो आपको चयन करना है। वह कैबिनेट के तानाशाही की ओर धकेलता है। ऑप्शन बी, लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में बहुत सीमित
प्रयास होते हैं। लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में बहुत सीमित प्रयास होते हैं। ऑप्शन सी, विरोधी पक्ष सरकार की मुक्तता से आलोचना नहीं कर सकते, उसे बार बार संविधानात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुदलीय पद्धति का प्रमुख दोष यह है कि उसे बार बार संविधानात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन डी राइट होगा, ये उसका दोष है। अगला सवाल 91 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सर्वसत्तात्मक देश में सामान्यतः होती है, यानी कि सर्वसत्तात्मक देश में सामान्यतः होती है एक पक्ष पद्धति, द्विपक्षीय पद्धति, बहुपक्षीय पद्धति, कोई राजनीतिक पक्ष नहीं होता। तो यहां पर एक पक्ष पद्धति होती है, यानी एक दल होता है सर्वसत्तात्मक देश। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 92 नंबर, एकल पक्ष पद्धति का मतलब है, यानी एक दलीय पद्धति का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, वहां पर केवल एक दल को प्रबल पक्ष होता है, वहां पर केवल एक ही प्रबल दल होता है और बाकी दल नगण्य परिस्थिति में होते हैं। ऑप्शन बी है, वहां कई राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन सरकार वही दल बनाएगा जिसे लोगों ने अत्यधिक मतों से चुना है। ऑप्शन सी, वहां केवल एक राजनीतिक दल होता है और दूसरा कोई राजनीतिक दल का अस्तित्व नहीं होता है। और ऑप्शन डी है, ऊपरी कोई नहीं। एक पक्ष पद्धति या एक दलीय पद्धति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, वहां पर केवल एक राजनीतिक दल होता है और दूसरा कोई राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं होता है, नगण्य मात्रा में भी नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 93 नंबर, हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या है? दल के भीतर एक छोटा समूह जो अपने ही वर्ग के सदस्यों के हितों के लिए लड़ता है, यानी दल के भीतर एक छोटा समूह जो अपने ही वर्ग के सदस्यों के हितों के लिए लड़ता है। ऑप्शन बी, एक छोटा समूह जो अपने सदस्यों के हित के रक्षा के लिए चुनाव लड़ता है। लोगों का समूह जो पैसों के बल पर सरकार पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। नियंत्रण का तो सवाल ही नहीं है। आम लक्ष्य वाले लोगों का समूह जो अपने सदस्यों के हित आगे बढ़ाने की दृष्टि से लोक कार्य की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश करता है, यही हित समूह का मतलब है, इंटरेस्ट ग्रुप का कार्य है। चुनाव लड़ने का कार्य राजनीतिक दलों का है, न कि दबाव समूह का, न हित समूह का है। चुनाव लड़ने का कार्य केवल राजनीतिक दलों का है। तो हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब है आम लक्ष्य वाले लोगों का समूह जो अपने सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से लोक कार्य की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश में रहता है, कोशिश करता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल 94 नंबर, हित समूह का एक मूलभूत विशेषता है। हित समूह की एक मूलभूत विशेषता है देश हित को बढ़ाना, अपने सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाना, उसका राजनीति से निकट का नाता होता है। वह केवल कम्युनिस्ट देशों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। इस समूह का एक मूलभूत विशेषता यह है, लक्ष्य यह है कि वह अपने सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल है 95 नंबर, हित समूह कहाँ पाए जाते हैं? हित समूह कहाँ पाए जाते हैं? केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवादी समाज में, केवल सर्वसत्तात्मक देशों में, सभी देशों में? 95 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा हित समूह सभी जगह पाए जाते हैं, केवल लोकतांत्रिक देशों में ही नहीं, पूंजीवादी देशों में भी पाए जाते हैं, सर्वसत्तात्मक देशों में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा।
96 नंबर सवाल, एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है एक वक्त केवल एक प्रभाव समूह का मतलब है दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप। एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है एक वक्त केवल एक प्रभाव समूह का, एक वक्त कितने ही प्रभाव समूहों का, एक वक्त में 3 से अधिक प्रभाव समूहों का नहीं, या तो प्रभाव समूह या राजनीतिक दल का। एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है, ऑप्शन बी राइट, एक वक्त में कितने ही प्रभाव समूह का वह सदस्य हो सकता है, यानी कि कितने ही प्रेशर ग्रुप्स का वह सदस्य बन सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 97 नंबर, राजनीतिक दल संविधान और इसके बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा करता है। राजनीतिक दल संविधान और इसके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा करता है, लोगों के बीच की, मतदाता के बीच की, अधिकारी और न्यायपालिका। तो राजनीतिक दल है जो संविधान और मतदाता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, सेवा करता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला सवाल 98 नंबर, राजनीतिक दल इसके सफलतापूर्वक कार्यवाही के लिए अनिवार्य हैं, यानी कि राजनीतिक दल किसकी सफलतापूर्वक कार्यवाही के लिए अनिवार्य है, लोकतंत्र के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र की सफलतापूर्वक कार्यवाही के लिए अनिवार्य है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है राजनीतिक दल। ऑप्शन आपका ये राइट होगा, सॉरी हाँ ऑप्शन आपका ये राइट होगा, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। अगला सवाल 99 नंबर, द्विदलीय पद्धति का मुख्य दोष क्या है? द्विदलीय पद्धति का मुख्य दोष क्या है? ऑप्शन ए, वह कैबिनेट को तानाशाही की ओर ले जाती है। ऑप्शन बी, वह देश को 2 शत्रु गुटों में बांटती है। वह निर्वाचक गण का विकल्प कम करती है। वह बहुत महंगी है। इसका सबसे प्रबल उत्तर क्या होगा? राइट उत्तर। द्विदलीय पद्धति का मुख्य दोष क्या है? कि वह निर्वाचक गणों का विकल्प कम करती है। यदि आपके सामने 2 ही दल है तो आपके पास ऑप्शन 2 ही है, या तो आप इस पार्टी को वोट दें या आप इस पार्टी को दें। यदि बहुदलीय व्यवस्था है वहाँ पर निर्वाचक गणों के विकल्प बहुत सारे सामने होते हैं। जो पार्टी जो दल उनके लिए अच्छा हो उनको वे मत कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं उनके लिए। इसलिए द्विदलीय पद्धति का मुख्य दोष यह है कि वह निर्वाचक गणों का विकल्प कम करती है। ऑप्शन सी राइट होगा। और अगला सवाल है, प्रभाव समूह प्रेशर ग्रुप अपना लक्ष्य इस तरह प्राप्त करता है। किस तरह? प्रेशर ग्रुप होता है दबाव समूह, वह अपना लक्ष्य किस तरह प्राप्त करता है? हिंसात्मक तरीकों से, प्रत्ययकारी तरीकों से, आंदोलनकारी तरीकों से, ऊपर सभी तरीकों से। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। उपरोक्त सभी तरीके अपना सकता है प्रेशर ग्रुप्स। हिंसात्मक तरीका, अहिंसात्मक तरीका, प्रत्ययकारी तरीका, आंदोलनकारी तरीका, यानी कि यह किसी भी प्रकार के तरीका अपना सकता है प्रभाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स। तो आज हमने इस पार्ट में 100 सवालों के बारे में बात की है। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 50 तक, सेकेंड पार्ट में हमने 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। शेष सवालों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।